हेलो 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 एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी अगेन। सो हम लोग जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल राइट की कंप्लीट सीरीज लेकर चल रहे हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू 35, सब एक 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 करके हम लोग कवर करने वाले हैं आगे आने वाले सीरीज में। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि हमने पहले वीडियो में आर्टिकल नंबर 12 और 13 को समझा, देन 14 को समझा, 15, 16, 17 को समझा, 18 को समझा। एक बार वो वापस रिवाइज कर लेना। एक आर्टिकल हो चुका है, दूसरा आर्टिकल अब शुरू होया है, तो ऐसा कहे कि राइट टू इक्वालिटी वाला जो एक पार्ट था, पोर्शन था, वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 19 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर देखें कैसे, तो आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में ही हम लोग आर्टिकल नंबर 19 को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, या तो रोक सकते हैं, या तो ये फंडामेंटल राइट हम सिटीजन से वापस ले सकते हैं। अगर आप लोग स्मार्ट हो तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल नंबर 19 लगता है हमारे, या तो मिलता है हमारे सारे के सारे सिटीजन को एंड नॉट पीपल को। सभी सिटीजन को ये आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल नंबर 19। अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो आर्टिकल नंबर 358 ये कहता है कि एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम ड्यूरेशन में आर्टिकल नंबर 19 हम लोग रोक सकते हैं, नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये एक ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, विथ थोड़ी थोड़ी रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्या है रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? आप लोग बोलेंगे रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यस ऑब्वियसली। इतना भी एब्सोल्यूट नहीं कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देख लेते क्या कहता है ये आर्टिकल नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 जब हम लोग देखे बहुत अर्लियर फेज में, ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, तो आर्टिकल नंबर 19 1 ए बी सी डी ई एफ और जी, ऐसे कुछ 7 इसके अंदर हमें राइट्स मिलते थे, लेकिन ये हटा दिया। ये बात कर रहा था प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसको हमने हटा दिया। तो अभी हमारे पास कितने हैं बच्चों, ए बी सी डी ई और जी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले ए बी सी डी ई और जी, ये सब क्या कहते हैं 19(1)(a) के अंदर। तो बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ए, आर्टिकल नंबर 19(1)(a) बात करता है आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसके बारे में बात करता है? 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसके बारे में बात करता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 19(1)(a) बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। क्या है आर्टिकल नंबर 19(1)(a)? सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको आप रोक सकते हो जब भी देश की सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस अफेक्ट होता हो तब। तो ये है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस ये नहीं अलाउड है। आप कुछ भी कह बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने व्यूज को, अपने बिलीफ को, लेकिन सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या डिफेमेशन अलाउड है? क्या हम किसी को डिफेम कर सकते हैं? नो, आप किसी को डिफेम भी नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या नहीं अलाउड है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या नहीं अलाउड है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अलाउड नहीं है, मतलब कोर्ट की अवहेलना अलाउड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या सर इंटरनेट पर अलाउड है? क्या इंटरनेट पर हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं? यस। ये कहां से पता चलता है? तो ये आता है श्रेया सिंगल केस हुआ था, श्रेया सिंगल केस। क्या था श्रेया सिंगल केस? चलिए देखते हैं।
श्रेया सिंगल केस क्या कहता है? श्रेया सिंगल केस जो था वो गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें कहा गया था कि अगर आप इंटरनेट पे अपने ऑफेंसिव मैसेज भेजते हैं, ठीक है, अगर कोई भी ऑफेंसिव मैसेज इंटरनेट पर जाता है तो वो ऑफेंसिव मैसेज को आप उसके ऊपर आपके साथ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, मतलब वो क्रिमिनल एक्ट है। ऐसा कहता है आईटी एक्ट कि आप अगर ऑफेंसिव मैसेज इंटरनेट पर भेजते हो तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, ठीक है। बट ऑफेंसिव मैसेज क्या है ये प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं था, तो एक ऐसा आइडिया था, बहुत ही वेग था। तो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक केस में ये पता चलता है कि आप किसी को भी ऑफेंसिव मैसेज भेजते हो, वेग है तो यस ऑब्वियसली, लेकिन वो आइडिया ही वेग है कि भाई ऑफेंसिव मैसेज भेज दिया, लेकिन व्हाट इज ऑफेंसिव मैसेज, तो ये आइडिया क्या था, वेग था। तो श्रेया सिंगल केस में हमें पता चला कि यस इंटरनेट पर भी अलाउड है आपका आर्टिकल नंबर 19, मतलब आप इंटरनेट पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वहां पर भी आप अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऐसा ही एक और केस हुआ था, बेनेट कॉलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस हुआ था बच्चों? बेनेट कॉलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या कहता है बेनेट कॉलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यूज प्रिंट रेगुलेटरी एक्ट लाया था, न्यूज प्रिंट रेगुलेटरी एक्ट। क्या कहता है न्यूज प्रिंट रेगुलेटरी एक्ट? न्यूज प्रिंट रेगुलेटरी एक्ट जो है वो बेसिकली न्यूज पेपर में कितने पेपर यूज होंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है ओवर प्रिंट, न्यूज़पेपर को कंट्रोल करता है प्रिंट के ऊपर। तो बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यही हुआ था कि भाई आप गवर्नमेंट जो है वो न्यूज़पेपर कितने पेपर प्रिंट करेगा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगा सकती। तो आप समझ सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक कितना इंपॉर्टेंट केस है। अंडर योर भारतीय आचार संहिता, दैट इज इंडियन पीनल कोड या तो सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड का 144 सेक्शन क्या कहता है? डिसेंट अलाउड है माय फ्रेंड, आप डिसेंट कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, लेकिन सेडिशन अलाउड नहीं है। तो आपने इस फंडामेंटल राइट 19(1)(a) में क्या देखा, एक बार हम लोग वापस रिकैप कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) कहता है कि आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गया, आप ऑब्वियसली फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज एंड बिलीफ, आप बोल सकते हो, लेकिन सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस को अफेक्ट करना नहीं है, डिफेम नहीं कर सकते और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर आया कि क्या सर इंटरनेट पर अलाउड है, तो यस वो इंटरनेट वाला हमने केस देख लिया, श्रेया सिंगल वाला केस, ठीक है, श्रेया सिंगल में अलाउड था। श्रेया सिंगल केस क्या कहता है, आईटी एक्ट था, बेसिकली कहा गया कि ऑफेंसिव मैसेज अगर आप किसी को इंटरनेट पर भेजते हो तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके ऊपर आपको सजा मिल सकती है। लेकिन व्हाट इज ऑफेंसिव मैसेज, ऑफेंसिव मैसेज क्या है, तो ये बहुत एक वेग आइडिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, इंटरनेट पर भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन अलाउड है। फिर ऐसा ही एक केस हुआ बेनेट कॉलमैन वाला केस, ठीक है, जिसमें न्यूज प्रिंट रेगुलेटरी एक्ट आया था कि न्यूज़पेपर कितने पेजेस प्रिंट करेगा, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बोला कि यार ये भी आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि यार पैसे नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो थोड़ा इसको कंट्रोल कर लेते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई आप कुछ भी कर लो, पैसे लाओ, ना लाना है मत लाओ, लेकिन आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा क्या है, आईपीसी 144 डिसेंट अलाउड है, सेडिशन अलाउड नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बहुत खूबसूरत सी बात कही है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 104 एंड 100 ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 194 105, माफ करिएगा, आर्टिकल नंबर 105 एंड आर्टिकल नंबर 194। आर्टिकल नंबर 105 एंड 194 क्या कहता है, तो ये बेसिकली मिलता है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिलता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। वो लोग कुछ भी कह सकते हैं भाई, उनके पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फ्रीडम है, ठीक है, उनके पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फ्रीडम है।
वो लोग बोल सकते हैं, बिकॉज उनका काम ही है पार्लियामेंट में या तो इंटरनेट पर उन्हें जो लगता है देश के बारे में, तो वहां पर उनके पास ऑलमोस्ट ये जो 19(1)(a है, ये ऑलमोस्ट क्या है, अनलिमिटेड फ्रीडम है। तो ऐसे रिलेट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल नंबर 19(1)(a तो पढ़ा ही हमने, साथ साथ आर्टिकल नंबर 105, 194 भी समझा इस वीडियो में। आगे देखते हैं सेकंड फंडामेंटल राइट, इसी के अंदर जो आता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 19(1)(a)(b। किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 19(1)(b) बात करता है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स क्या कहता है? असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप लोग इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन आर्म्स होने नहीं चाहिए। वहां पर क्या नहीं होने चाहिए बच्चों? आर्म्स नहीं होने चाहिए। इकट्ठा हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्च कर सकते हो, मार्च कर सकते हो, रैलीज कर सकते हो, प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? नॉन वायलेंट फॉर्म होना चाहिए। इसमें वायलेंस अलाउड नहीं है। क्या है? तो भाई आप सब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वायलेंस नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और वेपन जो होते हैं उसको ओपनली नहीं लेके घूम सकते, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग बोलोगे कि सिख कम्युनिटी यूज करती है, भाई वेपन दिखते हैं उन लोग तो किरपान हो गया, या तो उनके अंदर जो कम्युनिटी कंपलसरी चीजें हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो वो लोग उसको आर्टिकल नंबर 25 के थ्रू यूज करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। समझ आ रहा है? वेपन दिखा नहीं सकते मार्च, रैलीज, प्रोटेस्ट में, लेकिन सिख कम्युनिटी को अलाउड है, क्योंकि वो लोग इसको एज अ वायलेंट फॉर्म शो नहीं करते। वो लोग इसको एज अ वायलेंट फॉर्म, वायलेंट तरीके से शो नहीं करते, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि भाई असेंबल हो सकते हैं, क्या ये भी एक एब्सोल्यूट है? क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है? तो नहीं। अगेन, सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस को अफेक्ट करना नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर सेक्शन 144 लगा है सीआरपीसी का, तो वो क्या कहता है कि भाई 4 से 5 लोगों की ज्यादा अगर गैदरिंग अलाउड नहीं है, 4 to 5 लोग अगर साथ में है तो उसके ऊपर होने नहीं चाहिए। अगर कोई एरिया में अगर ये लगा हुआ है सेक्शन 144, तो फिर ये क्या है? सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया। मतलब यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आर्टिकल 19(1)(b। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 19(1)(c। आर्टिकल नंबर 19(1)(c) बात करता है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आपको पूरे एब्सोल्यूट राइट देता है टू फॉर्म एनी एसोसिएशन और यूनियन, बना सकते हो। ऑब्वियसली इसी के अंदर बाद में हम लोगों ने अमेंडमेंट कर ऐड किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल आ सकते हैं, लेकिन यहां पर भी क्या है? कोई भी इलीगल एक्टिविटी अलाउड नहीं है। आप बोलोगे कि भाई हम तो घर पे बम बना रहे थे, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। वो ऑब्वियसली आपने एसोसिएशन फॉर्म किया तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इमोरल एक्टिविटी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इमोरल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अंडर योर यूएपीए, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आप ऐसा कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकते जो कि कोई कंट्री के अगेंस्ट, अगेन वापस रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता हो, पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करता हो, पब्लिक पीस को अफेक्ट करता हो, तो वो भी अलाउड नहीं है। आपकी जो भी असेट होगी अंडर यूएपीए क्या हो जाएगी? फ्रोजन। आप गवर्नमेंट उसको क्या कर लेगी? फ्रीज कर लेगी। तो आई होप आपको आर्टिकल नंबर 19(1)(c) पता चला होगा। आइए देखते हैं आगे आर्टिकल नंबर 19(1)(d) क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 19(1)(d), आर्टिकल नंबर 19(1)(d) बात करता है टू मूव फ्रीली विद इन इंडियन टेरिटरी। मतलब आपके मूवमेंट के बारे में बात करता है कि आप मूव कर सकते हो कहां पर? विद इन इंडियन
टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी के अंदर आप फ्रीली मूव कर सकते हो, लेकिन यहां पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे। आप बोलोगे भाई मेरे को तो मिलिट्री एरिया में जाना है, तो वो अलाउड नहीं है, मिलिट्री एरिया अलाउड नहीं है। जहां जहां गवर्नमेंट को लगता है कि उन्होंने बैन किया हुआ है जाना, कि आप वहां पे नहीं जा सकते विदाउट परमिशन, तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे कोई मिलिट्री एरिया है, कहीं पर कर्फ्यू लगा है, तो आप मूव नहीं कर सकते। तो लेट्स से इसके अंदर भी ना बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो देखते हैं। लेट्स से आप लोग यहां पर रहते हो, ये है कोई ए प्लेस, ये है कोई बी प्लेस, ठीक है। यहां से यहां जाने का ये एक ही रास्ता है, ए प्लेस को बी प्लेस से कनेक्ट करने वाला कोई एक ही रास्ता है, लेट्स से वो ये रास्ता है। तो वहां पर टोल टैक्स भी अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट इस रोड को कैसा बनाना पड़ेगा बच्चों? टोल फ्री बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टोल फ्री। आर्टिकल नंबर 19(1) डी बताता है कि अगर लेट्स से ए प्लेस और बी प्लेस को कनेक्ट करने वाला अगर कोई एक ही रोड है, तो वो रोड कैसा होगा आपका? टोल फ्री होगा। क्यों? गवर्नमेंट बोलती भाई हमने तो ये किया है, इधर ये बना रहे हैं, बढ़िया रोड बना रहे हैं, एकदम मस्त सीमेंट का रोड है, आरसीसी रोड है। भाई नहीं चाहिए, आप मेरे को यहां से यहां कनेक्ट करने वाला दूसरा रास्ता दे दो, खत्म बात। अगर वो कनेक्ट करने वाला एक ही रास्ता है, तो यहां ये रास्ता कैसा होगा? ये रोड कैसा होगा आपका? टोल फ्री रोड होगा, ठीक है। इफ कब होगा ये टोल फ्री रोड? वापस समझ लो, अगर कोई भी ऑल्टरनेट रोड अवेलेबल नहीं है, अगर कोई भी ऑल्टरनेट रोड अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? टोल फ्री रोड होगा। समझ आ गया? तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। कहां लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 19(1)(डी) में। आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 19(1)(ई) क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 19(1)(ई) कहता है आपके रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप लोग कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन यहां पर भी क्या है बच्चों? रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। क्या है ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे ट्राइबल एरियाज, अगर गवर्नमेंट उस ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहती है आपके वहां रहने से, आपके वहां पे प्रॉपर्टी ओन करने से, वहां की इंडिजिनस ट्राइब गायब हो सकती है या तो उनकी आइडेंटिटी को खतरा हो सकता है, तो गवर्नमेंट रोक सकती है। इसको थोड़ा अगर आप लोग प्रीवियस वर्जन से समझो ना, आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 35(a) कश्मीर के साथ जो 370 के साथ हटाया गया था। 35(a) क्या कहता था? कि आप लोग जम्मू कश्मीर में रिसाइड नहीं कर सकते, नो, नॉट अवेलेबल। बट क्योंकि अब तो वो हटा दिया है, तो आप लोग रह सकते हो। जैसे कोई कहीं पर इंडिजिनस ट्राइब है, तो आपको वहां पर गवर्नमेंट रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन के थ्रू रोक सकती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 19(1)(g). मैंने जैसे पहले बताया 19(1)(f) जैसे गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो अब 19(1)(g) पे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 19(1)(g) कहता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वहां पर अगर गवर्नमेंट ने मोनोपोली लगा दी है, गवर्नमेंट कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। सीधी सीधी सी बात है। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी या तो एटम बम नहीं बना सकते, दैट इज बेसिकली न्यूक्लियर। आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या है? गवर्नमेंट की मोनोपोली है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होने वाला है? जहां जहां गवर्नमेंट की मोनोपोली है, जहां जहां गवर्नमेंट अलाउड नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन वो करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चों? वो करने के लिए होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। आप बोलोगे मैं तो डॉक्टर बनूंगा,
डिग्री है नहीं, तो आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है तो आप वो प्रोफेशन कर सकते हो। तो इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, यू शुड बी क्वालिफाइड टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आर्टिकल 19(1) ए बी सी डी ई और जी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। कुछ भी सजेशन है, कुछ भी आप कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वाला वीडियो तो पक्का शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना, क्योंकि ये हमारा ऑलमोस्ट आप देखें तो 21 राइट टू लाइफ और 19, ये दो ऐसे फंडामेंटल राइट है जो आपको कोई भी कंडीशन में मिलेंगे। 21 तो आपको कोई भी कंडीशन में मिलेगा, 19 सिर्फ 358 का यूज हो गया अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी आ गई तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसके अलावा नहीं रोक सकते। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल अगेन इन द लाइफ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। नया जो भी आपको चाहिए ना कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाय 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 बाय।